इस विश्लेषण की शुरुआत होती है एक ऐसे शीर्षक से जो काफी उकसाने वाला है, एकाधिकार का आदेश। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या बिजनेस का असली मकसद कंपटीशन करना नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह से खत्म करना है। तो चलिए इस बात की गहराई में उतरते हैं। ये विचार इस पूरी बहस के सेंटर में है। देखिए, आमतौर पर तो हम यही मानते हैं कि कैपिटलिज्म का मतलब ही कंपटीशन है, लेकिन यहां तर्क बिल्कुल उल्टा दिया जा रहा है। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों है। अच्छा, इस तर्क को समझने के लिए हमें दो बेसिक बिजनेस मॉडल्स के बीच का फर्क समझना होगा। एक होता है वैल्यू क्रिएट करना और दूसरा होता है उस बनाई गई वैल्यू के एक हिस्से पर कब्जा करना। और यकीन मानिए, ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। इकोनॉमिक्स में दो एक्सट्रीम मॉडल होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारी फर्में एक जैसा सामान बेचती हैं। उन्हें मार्केट का तय किया हुआ प्राइस ही मानना पड़ता है और लंबे समय में कोई भी फर्म असल में प्रॉफिट नहीं कमाती। दूसरी तरफ है मोनोपोली, जहां फर्म खुद ही पूरा मार्केट होती है। वो अपनी कीमत खुद तय कर सकती है और अपने मुनाफे को जितना चाहे बढ़ा सकती है। अब इन थ्योरी वाले मॉडल्स को असली दुनिया में देखते हैं। इसके लिए चलिए एयरलाइंस इंडस्ट्री और गूगल की तुलना करते हैं। ये एक जबरदस्त केस स्टडी है जो दिखाती है कि ये सिद्धांत असल में कैसे काम करते हैं। तो 2012 में अमेरिका की सभी एयरलाइंस ने मिलकर $160 बिलियन की जबरदस्त वैल्यू क्रिएट की। लाखों लोगों ने सफर किया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनका प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 0.2% था। इसका मतलब है हर पैसेंजर पर सिर्फ 37 सेंट का मुनाफा। अब इसकी तुलना गूगल से कीजिए। उसी साल गूगल ने एयरलाइन से कम मतलब $50 बिलियन की वैल्यू बनाई, लेकिन उन्होंने अपने रेवेन्यू का 21% प्रॉफिट के तौर पर रखा। ये एयरलाइंस के प्रॉफिट मार्जिन से 100 गुना से भी ज्यादा था। और ये आंकड़ा तो पूरी कहानी साफ कर देता है। 2012 में गूगल की कुल वैल्यू अमेरिका की सारी एयरलाइंस की मिलीजुली वैल्यू से 3 गुना ज्यादा थी। सोचिए, एक कंपनी जो एक पूरी की पूरी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री पर भारी पड़ गई। तो यहां सबक क्या है? सबक यह है कि वैल्यू बनाने से ज्यादा जरूरी है उस पर कब्जा करना। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। मोनोपोली वाली कंपनियां और कंपटीशन में फंसी कंपनियां दोनों ही अपनी मार्केट पोजीशन के बारे में झूठ बोलती हैं, लेकिन दोनों के कारण और तरीके बिल्कुल अलग अलग हैं। मोनोपोली वाली कंपनियां खुद को बचाने के लिए झूठ बोलती हैं। वो सरकारी जांच और हमलों से बचने के लिए अपने कंपटीशन को बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाती हैं। उनकी रणनीति होती है कि अपने मार्केट को इतना बड़ा दिखाओ कि वे खुद उसमें एक छोटे से प्लेयर लगें। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है गूगल। अगर हम गूगल को सिर्फ एक सर्च इंजन माने, तो मार्केट में उसका 68% हिस्सा है, जो कि बिल्कुल एक मोनोपोली जैसा लगता है ना? लेकिन गूगल खुद को कैसे दिखाता है? वो कहते हैं कि वे तो ग्लोबल एडवर्टाइजिंग मार्केट का हिस्सा है, और उस $495 बिलियन के मार्केट में गूगल का हिस्सा घटकर सिर्फ 3.4% रह जाता है। देखा कैसे मार्केट की परिभाषा बदलते ही एक मोनोपोली एक छोटे से खिलाड़ी की तरह दिखने लगती है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। जो कंपनियां मोनोपोली नहीं हैं, वो ठीक इसका उल्टा झूठ बोलती हैं। वो ये दिखाने के लिए कि उनकी अपनी एक अलग ही लीग है, अपनी यूनिकनेस को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताती हैं। मतलब वो अपने मार्केट को बहुत ही छोटा करके दिखाती हैं। जैसे मान लीजिए कोई पालो ऑल्टो में एक ब्रिटिश रेस्टोरेंट खोलना चाहता है। वो ये कह सकता है कि पालो ऑल्टो में ब्रिटिश फूड के मार्केट पर तो उसी का कब्जा है। लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह है कि वो तो पालो ऑल्टो के सभी रेस्टोरेंट्स के साथ कंपटीशन कर रहा है। ये मार्केट की एक बहुत ही छोटी और गुमराह करने वाली परिभाषा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन बिजनेस मॉडल्स का लोगों और कंपनी के कल्चर पर क्या असर पड़ता है। ये सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात नहीं है, इसकी एक इंसानी कीमत भी होती है। देखिए, जहां बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, वहां जिंदा रहने की लड़ाई बहुत मुश्किल होती है। कंपनियां हर तरह से खर्च बचाने, सैलरी को कम से कम रखने और सिर्फ आज के प्रॉफिट पर ध्यान देने के लिए मजबूर हो जाती हैं। इससे एक बहुत ही ज्यादा प्रेशर वाला कल्चर बनता है जो लोगों को क्रूरता की ओर धकेल सकता है, जैसा कि मशहूर शेफ बर्नार्ड लुइसो के साथ हुआ, जिन्होंने रेटिंग गिरने के डर से अपनी जान दे दी। और ये बात इस एक लाइन में बहुत अच्छे से समझाई गई है। बिजनेस में पैसा या तो एक जरूरी चीज है या फिर सब कुछ है। एक कंपेटिटिव बिजनेस के लिए पैसा ही सब कुछ है, क्योंकि वो तो हमेशा बस जिंदा रहने के लिए लड़ रहे होते हैं।
इसके ठीक उलट एक मोनोपोली को किसी से कंपटीशन करने की कोई चिंता नहीं होती। इसलिए उसके पास अपने कर्मचारियों, अपने प्रोडक्ट्स और दुनिया पर पड़ने वाले अपने असर के बारे में सोचने की आज़ादी होती है। गूगल का जो मशहूर मोटो था, डोंट बी ईविल, वो इसी तरह के बिजनेस की निशानी है जो नैतिकता के बारे में सोच सकता है। अब हम इस विश्लेषण के सबसे आखिरी और सबसे बड़े तर्क पर आते हैं, और वो ये है कि मोनोपोली सिर्फ बिजनेस के लिए ही नहीं बल्कि समाज की तरक्की के लिए भी जरूरी है। यहाँ हम किसी गैर कानूनी या सरकारी मोनोपोली की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं क्रिएटिव मोनोपोली की। मतलब एक ऐसी कंपनी जो कुछ ऐसा नया और इतना बेहतर बनाती है कि उसका कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं होता। ये समाज में कुछ नया जोड़ती है, किसी चीज की कमी पैदा नहीं करती। इतिहास इस बात का गवाह है। दुनिया में तरक्की का इतिहास असल में बेहतर मोनोपोलीज का इतिहास रहा है, जो पुरानी मोनोपोलीज की जगह लेती हैं। 70 के दशक में IBM के हार्डवेयर की मोनोपोली को माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर ने पीछे छोड़ा, और फिर माइक्रोसॉफ्ट की मोनोपोली को एप्पल के मोबाइल इकोसिस्टम ने चुनौती दी। ये एक पॉजिटिव साइकिल बनाता है। पहला, सालों तक मोनोपोली से प्रॉफिट कमाने का वादा कंपनियों को कुछ नया और बड़ा करने के लिए मोटिवेट करता है। दूसरा, जब वो इसे हासिल कर लेते हैं तो वही प्रॉफिट उन्हें लंबी अवधि की योजनाएं बनाने और बड़ी बड़ी रिसर्च में पैसा लगाने की ताकत देता है, जिसका सपना कंपटीशन में फंसी फर्में देख भी नहीं सकती। तो आखिर में हम टॉलस्टॉय की एक मशहूर लाइन के जबरदस्त उलटफेर पर आते हैं। बिजनेस की दुनिया में सभी कामयाब कंपनियां अलग अलग होती हैं, क्योंकि हर एक यूनिक प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपनी मोनोपोली बनाती है, जबकि सभी नाकाम कंपनियां एक ही जैसी होती हैं, वो कंपटीशन के जाल से बाहर नहीं निकल पाती। और ये पूरा विश्लेषण हमें इस आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है, इस दुनिया में ऐसी कौन सी अनोखी और जरूरी समस्या है जिसे अभी तक कोई और हल नहीं कर रहा है? क्योंकि इसी सवाल का जवाब शायद अगली महान क्रिएटिव मोनोपोली की शुरुआत हो सकता है।